हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट सीडीपी को हल करेंगे। आज मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना सिर्फ आपका सीडीपी में स्कोर कवर करता है बल्कि अन्य सब्जेक्ट में भी स्कोर कवर करने में आपकी हेल्प करता है। यदि आप वीडियो पर अच्छे से फोकस करते हैं तो कितना भी हार्ड आपका पेपर होगा, आप उसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके सीटेट के एग्जाम में मल्टीपल सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, जितना कठिन आपका संघर्ष होगा आपकी जीत भी उतनी ही शानदार होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, एक सामाजिक एजेंट के रूप में परिवार का जो प्रभाव होता है वो अंततः डॉट के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। किसके द्वारा होता है? पड़ोसी के द्वारा, सहकर्मी समूह, पेशेवर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए किसके द्वारा होता है। देखिए, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? परिवार की बात की जा रही है। अब इसी से संबंधित आपको ऑप्शन ढूंढना है। देखिए, समाज का जो सबसे छोटा रूप होता है वो क्या होता है? परिवार होता है। और जो बच्चा होता है यानी कम से कम 5 साल तक वह अपने परिवार के साथ ही रहता है। और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है यानी 6 साल, तो क्या होता है, उस पर दोस्तों का, अपने विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। यानी विद्यालय जाने लगता है तो उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? अपने दोस्तों का प्रभाव पड़ता है। और किशोरावस्था जो होती है वो उसकी चरम सीमा होती है। इस एज में बच्चे क्या करते हैं? सहकर्मी समूह का बहुत अधिक, इस एज में बच्चों पर जो सहकर्मी समूह होता है यानी अपने क्लास फेलो, उनका जो होता है प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। बच्चों का जो प्रथम पाठशाला होती है वो क्या होता है? परिवार होता है। और माता पिता ही उसके प्रथम गुरु होते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, बच्चों पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? तो बच्चों पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो अपने सहकर्मियों का यानी अपने मित्रों का प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सहकर्मी समूह क्या है? ऑप्शन बी। ये आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के वाहक कहाँ गतिविधियों का संचालन करते हैं? समाजीकरण की बात की जा रही है, कहाँ संचालन करते हैं? सहकर्मी समूह, समुदाय, मीडिया या फिर श्रेणियां, कहाँ करते हैं समाजीकरण के वाहक? तो देखिए, समाजीकरण क्या होता है? समाज की गतिविधियों को संचालन करना, समाज की गतिविधियों के अनुरूप रहना, समाज के नियमों मानदंडों के अनुरूप रहना, ये क्या होता है? ये सब समाजीकरण कहलाता है। तो देखिए किसके साथ किया जाता है? सहकर्मी समूह के साथ नहीं होगा, एक विशेष समुदाय के साथ होता है समाजीकरण। तो देखिए ये इसमें ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र कक्षा में निम्नलिखित लक्षण दिखाता है। यहाँ पे दिखाता हो जाएगा। पढ़ने को लेकर चिंता, खराब शब्दावली कौशल, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, जो पढ़ा गया उसे समझने याद रखने में कठिनाई। यहाँ दा याद रखने में हो जाएगा, ठीक है, कठिनाई होना। ये संकेत हैं, किसके संकेत हैं? एक ऑटिस्टिक छात्र, सीखने की क्षमता वाला एक छात्र, एक रचनात्मक छात्र, मानसिक विकलांगता वाला छात्र। बताइए किसके संकेत हैं? देखिए, पढ़ने को लेकर चिंता, खराब शब्दावली, शब्दों अक्षरों को पहचानने में कठिनाई है, जो पढ़ा गया उसे समझने में याद रखने में कठिनाई। तो ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है? ये हो रहा है बच्चे के पढ़ने संबंधी यानी पढ़ने संबंधी अक्षमता। तो देखिए ये किससे संबंधित हो गई? ये हो गई आपकी डिसलेक्सिया से संबंधित। किससे हो गई? डिसलेक्सिया। अब देखिए इसमें एक ऑटिस्टिक छात्र, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बार बार रिपीट करना, ये हो नहीं सकता। एक रचनात्मक छात्र, ये भी नहीं हो सकता है। मानसिक विकलांगता वाला छात्र, ये भी नहीं है। तो आपका एक ही राइट बचता है कि ये किससे संबंधित है? अक्षमता, डिसलेक्सिया से संबंधित है, जिसमें क्या होता है, पठन विकार होता है यानी पढ़ने से संबंधित होती है ये। तो इसमें क्या है, सीखने की अक्षमता वाला छात्र यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से 12 वर्ष की आयु में सीखने का सर्वोत्तम उदाहरण पहचाने। बच्चे की ध्यान अवधि सबसे लंबी होगी, बच्चा दूसरों के साथ सहयोग करता है, खराब गद्यात्मक कौशल होता है, या दूसरी भाषा सीखने में रुचि नहीं लेगा। बच्चा 10 से 12 वर्ष की आयु का, तो देखिए सर्वोत्तम उदाहरण इसमें क्या होते हैं उसको पहचानना है। बच्चे की ध्यान अवधि सबसे लंबी होगी, ठीक है होगी। बच्चा दूसरों से सहयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन खराब गणितीयात्मक कौशल ये नहीं होता। 10 से 12 वर्ष का बच्चा तो बहुत भाग दौड़ के सारे ही काम कर लेता है। दूसरी भाषा में सीखने में रुचि नहीं लगा, ये भी आपका गलत है, रॉन्ग पॉइंट है। तो आपके ए और बी सही है।
तो बताइए इसमें, यानी पहला और दूसरा आपका सही है, तो पहला दूसरा कहाँ है? ऑप्शन ए में आपका पहला और दूसरा ऑप्शन है, यही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस चरण में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है? यहाँ देखिए अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है कि विकास जो होते हैं, विकास के कितने हैं? 4 अवस्थाएं दे रखी हैं। तो बच्चे को किस में या व्यक्ति को किस अवस्था में सबसे ज्यादा समायोजन की आवश्यकता पड़ती है, सामना करना पड़ता है? तो देखिए वो होती है किशोर अवस्था। कौन सी होती है? किशोर अवस्था होती है, यानी 12 से 18 वर्ष। कितनी होती है? 12 से 18। यहाँ पर एक किशोर को समाज के साथ समायोजन या व्यावसायिक समायोजन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये हो गई आपकी किशोरावस्था। इसके अलावा यदि प्रौढ़ावस्था पूछी जाए तो ये होती है 60 से ऊपर की होती है। शैशवावस्था पूछी जाए तो ये होती है आपकी जन्म से 2 वर्ष। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाग्रता एवं रचनात्मकता का संबंध किस प्रकार के विकास से हो सकता है? सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, या फिर गतिक विकास, या भावनात्मक विकास, किससे हो सकता है बताइए? तो देखिए ये संबंधित होता है बौद्धिक विकास से। किससे होता है? बौद्धिक विकास से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है? बच्चा कुछ नया करता है, नया क्रिएट करता है, नई नई चीजें सीखता है। तो देखिए ये सब चीजें किससे जुड़ा होता है? कॉन्सेंट्रेशन, ही बताइए किससे जुड़ा होता है? कंसंट्रेशन, सभी चीजें माइंड से जुड़ी होती है। तो इसमें बच्चे का क्या होता है? बौद्धिक विकास होता है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ज्ञान का निर्माण बच्चे और वयस्क डॉट समीपस्थ विकास के क्षेत्र द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। अब बताइए इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? बाहर, भीतर, नीचे, या फिर सी आगे? बताइए क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा भीतर। यहाँ पर देखिए ज्ञान का जो निर्माण होता है वो बच्चे और वयस्क कैसे करते हैं? जेडपीडी के माध्यम से करते हैं, जेडपीडी के अंदर करते हैं, जो कि किसी की भी हेल्प से ही संभव होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा? लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ज्ञान का निर्माण बच्चे और वयस्क भीतर समीपस्थ विकास के क्षेत्र में, यानी समीपस्थ जेडपीडी की हेल्प से करते हैं, जेडपीडी के अंदर करते हैं, इसलिए यहाँ पर भीतर आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉट ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा इसमें से हो सकता है? सामाजिक अंत्योदय क्रिया, या पुरस्कार की संज्ञा, या ड्रिल एवं दोहराव, या फिर उत्तेजना प्रक्रिया? बताइए इसमें क्या हो सकता है? देखिए पुरस्कार हो नहीं सकता, ड्रिल दोहराव किसी चीज का अभ्यास बार बार करना, पुनरावृत्ति करना, उसको रिपीट करना, रटन पद्धति, ये सब इसमें हो नहीं सकते। उत्तेजना प्रक्रिया भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सामाजिक अन्योन्य क्रिया। यानी बच्चा क्या होता है? सबसे अधिक जो है सोशल इंटरेक्शन से ही सबसे अधिक बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की भाषाएं और कला लेने के लिए प्रोत्साहित किया था, यानी लड़कियों को भाषाएं और कला लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता और उन्हें गणित और विज्ञान लेने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, यानी डीमोटिवेट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है बताइए? लिंग समानता के देखिए यहाँ पे जेंडर इक्विटी की बात तो हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लड़कियों को भाषाएं कला लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनको गणित और विज्ञान लेने के लिए हतोत्साहित किया जा रहा है। तो यहाँ लिंग समानता हो नहीं सकता। लेकिन लिंग भेदभाव, जेंडर के हिसाब से यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, जेंडर इक्विटी की बात तो हो नहीं रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन? लिंग भेदभाव। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? छात्रों को शारीरिक दंड, ये आपका रॉन्ग पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट आप पहले आप एलिमिनेट करना सीखें। मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, क्या हम प्रतियोगिता के लिए ही पढ़ते हैं या सीखते हैं? तो ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। बाकी बचता आपका ए, एक पॉइंट बचता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट हो जाएगा, जिसमें बताया गया विविधता का सम्मान करना, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा। देखिए आरटीई 2009 में भी कहा गया है, यानी राइट टू एजुकेशन में, कि बच्चों को पनिश करना, किसी भी तरीके से पनिश करना, डांटना, मारना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, उनकी अपनी अपनी कमियां होती हैं। तो हमें एक शिक्षक को क्या करना होगा? इसमें हर तरह के बच्चे को इन्वॉल्व करना होगा और विविधता का सम्मान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार किस काल में अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है?
ये आपको बताना है कि कौन सी अवस्था होती है, पूर्व बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था, शैशवावस्था या फिर किशोरावस्था। किसमें जो विचार होते हैं वो अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं, बताइए। तो देखिए वो अवस्था आपकी होती है किशोरावस्था, यानी 12 से 18। कितनी? 12 से 18। इसमें इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चों के विचार होते हैं वो बहुत ही अमूर्त होते हैं, कल्पनावादी हो जाते हैं। डॉट अवस्था में बच्चे समस्याओं को मानसिक रूप से हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याएं स्वयं सामग्री से संबंधित होनी चाहिए, ना कि प्रतीकों से। ऐसी समस्या होनी चाहिए जिससे बच्चा अपने आप से सॉल्व कर सके, उसमें मटेरियल से संबंधित होनी चाहिए। अब देखिए कौन सी अवस्था में बच्चा कर सकता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब बताइए इसमें से कौन सी अवस्था में कर सकता है बच्चा। अब पहले तो देखिए कि जो अवस्थाएं होती हैं अगर इन्हें क्रम से गिना जाए तो पहली इसमें कौन सी होती है, पहली आपकी होती है इंद्रियगामक अवस्था, ये आपकी पहली होती है। दूसरी आपकी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी आपकी हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी आपकी हो जाएगी औपचारिक यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चार आपकी अवस्थाएं हो जाएंगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यदि पूछा जाए इसमें कितने से कितने साल तक होती है, तो ये होती है जन्म से 2 से 7 साल तक। कितने तक होती है? 2 से 7 तक होती है, यानी प्री ऑपरेशनल एज। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बच्चे समस्याओं को मानसिक रूप से हल कर सकते हैं, बस वो कैसी होनी चाहिए, सामग्री से संबंधित होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकार बच्चों को इस प्रकार मानते हैं, कैसा मानते हैं, खाली स्लेट मानते हैं, ज्ञान के निष्क्रिय निर्माता मानते हैं, या ज्ञान के निर्माण में सक्रिय जीव मानते हैं, बताइए, या लघु व्यस्क मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक रचनावादी सिद्धांतकार। तो देखिए यहाँ पर आप बात हो रही है लेव वायगोत्स्की की। ये क्या मानते हैं बच्चे को, तो ये मानते हैं कि ज्ञान के निर्माण में शामिल एक सक्रिय जीव, यानी बच्चे को एक सक्रिय मानते हैं, निष्क्रिय नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। जो मधुलिका है वो नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की उच्च स्तरीय बुद्धि है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, भले ही थोड़ा सा उसका रूप बदला हुआ होगा लेकिन आएगा जरूर। अब बताइए इनके पास कौन सा कौशल, कौन सी बुद्धि है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी या संगीतात्मक या अंतर्व्यक्तिक। बताइए इनके पास कौन सी है बुद्धि। तो देखिए इनके पास है शारीरिक गति संवेदी, ये वाली बुद्धि। मधुलिका क्या है, एक डांसर है और वह डांसर के साथ साथ एक योग कला में भी माहिर है। यहाँ पर क्या है, मधुलिका को अपनी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है उसमें निपुणता हासिल है, क्योंकि वो क्या है, एक डांसर है। तो जब वह शरीर को गति देने वाली जो बुद्धि होती है वही तो उसके पास होगी, और वह कौन सी होगी, शारीरिक गति संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत संवाद जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किसके स्पष्ट संकेत होते हैं, अधिगम अक्षमता या फिर श्रवण बाधिता या स्वरलीनता या ध्यानाभाव एवं अतिसंक्रियता विकार। बताइए कौन सा विकार ये हो सकता है, ये हो सकता है स्वरलीनता, जिसे ऑटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटिज्म बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा दूसरे से बातचीत नहीं कर पाता, वह अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। देखिए एक शिक्षक में सहानुभूति होनी चाहिए, देखभाल भी होनी चाहिए और प्रामाणिकता होनी चाहिए, लेकिन असहिष्णुता नहीं होनी चाहिए। ए क्या नहीं होना चाहिए, असहिष्णुता नहीं होना चाहिए। तो आपके देखिए ए ऑप्शन सही, बी सही है, सी सही है। ये कहाँ पर है, तो ए बी सी ये आपके ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए और मचान प्रदान करना इसके उदाहरण है, यानी मचान, पाठ, ढांचा, ये सब इसी के रूप है। अब बताइए ये किस में आता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, सकारात्मक प्रोत्साहन या सीखने का हस्तांतरण। बताइए ये किस में आता है। देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जेडपीडी की बात हो रही है, और ये किसके अंतर्गत आता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसमें हम बच्चों को, देखिए घर में छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको हम साइकिल सिखाना, जब उनको सिखाया जाता है तो कैसे सीखते हो, अपने आप ही सीखते। शुरुआत में क्या होता है, घर के जो बड़े होते हैं वो उसको टेम्परेरी हेल्प देते हैं, जिसकी सहायता से वो साइकिल चलाना सीखते हैं। तो ये क्या कहलाता है, टेम्परेरी हेल्प, ये जेडपीडी कहलाता है, यानी पाठ या ढांचा समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? छात्रों को अपनी त्रुटि स्वयं पहचानने के लिए हतोत्साहित करना, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। बच्चे को किसी भी तरीके से हतोत्साहित नहीं करना है। छात्रों द्वारा की गई गलत फहमियों को नज़रअंदाज करना, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है, ऐसा भी नहीं करना है। छात्रों की गलत धारणाओं को मजबूत करना, ये भी नहीं करना है एक गुरु को, एक शिक्षक को। लेकिन छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं सुधारने के लिए प्रेरित करना, ये ऐसा हम कर सकते हैं। जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कुछ भी करने को या उनको सीखने को देते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई देखिए एक बार और रिवाइज कीजिए, एक बार और रिवीजन कीजिए, देखिए आपको इसमें गलतियां मिलेंगी। और जब बच्चा उससे दोबारा से पढ़ता है तो उसमें क्या होता है, उसमें गलतियां मिलती है तो उसको एक सुधार करने का मौका मिलता है कि हाँ उसने गलत लिखा है। और जब बच्चे खुद से अपनी गलतियों को ढूंढते हैं और उसमें सुधार लाते हैं तो वो ज़्यादा सही होता है। इसमें बच्चे को सुधरने का मौका मिलता है कि हाँ उससे क्या गलती हुई है और उसे आगे वो गलती नहीं दोहरानी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कक्षा में विभिन्न भाषा विज्ञान पहचानने वाले शिक्षार्थी हों, एक शिक्षक को यह अभ्यास करना चाहिए, क्या करना चाहिए जहाँ पर भिन्न भिन्न भाषा पहचान वाले शिक्षार्थी हों, बताइए। तो वहाँ पर क्या शिक्षक को एक बहुभाषावादी हो जाना चाहिए। कैसा हो जाना चाहिए? बहुभाषावादी। देखिए लेबलिंग करना नहीं है बच्चों में, पृथक्करण यानी उन्हें अलग अलग करना नहीं है, रूढ़िबद्धता भी नहीं फैलानी है क्लास में। अब आपका ए ऑप्शन ही रह जाता है, क्या? बहुभाषावाद। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखिए क्लास में जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग परिपेक्ष से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि किसी बच्चे के घर में हिंदी बोली जा रही, किसी बच्चे के घर में मलयालम बोली जाती, कोई बच्चा पंजाबी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है। तो इसमें क्या है, कई भाषाओं के बोलने वाले बच्चे हैं जो क्लास में एक ही साथ बैठते हैं। तो इसमें हमें सभी बहुभाषाई बच्चों को इंक्लूड करना है, उन्हें सपोर्ट करना है, जो कि एनसीएफ और एनईपी भी कहती है कि बच्चों को हमें सभी बहुभाषाई बच्चों को हमें सपोर्ट करना है, उन्हें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या मानव जीवन की एक निश्चित अवधि तक समान रहता है? ऐसी कौन सी आयु है जो निश्चित अवधि तक समान ही रहती है? लगभग मानसिक आयु ये बढ़ती रहती है, कालानुक्रमिक आयु ये भी बढ़ती रहती है, लेकिन देखिए शरीर की ऊंचाई हर समय नहीं बढ़ती है। रॉन्ग पॉइंट। बुद्धि लब्धि, जो बुद्धि लब्धि है वो क्या है, वो निश्चित अवधि तक लगभग समान रहती है। जो बुद्धि लब्धि होती है ये नहीं बढ़ती है, ये निश्चित अवधि तक समान रहती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।